हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 की रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने रीजनिंग के 2 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी निश्चित भाषा में यदि अंक 7 और 2 को आपस में बदली किया जाता है और 3 और 4 को आपस में बदली किया जाता है तो निम्न व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। 7 और 2 को आपस में बदला जाता है तो यहाँ पे आपका 7 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। और क्या कह रहा है, 3 और 4 को आपस में बदला जाता है। 3 और 4 को, तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। ये आपका 5 हो गया, यहाँ प्लस हो गया, इंटू हो गया, और यहाँ माइनस हो गया, यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको भाग देना है, तो इससे भाग देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 एकम 3, 3 9 27, यहाँ पे माइनस हो गया, और इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, प्लस में 4, इसको इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 -6 हो जाएगा, और -6 को जब आप 19 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, मकान का छत से वही संबंध है जो पृथ्वी का किससे है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आकाश, बी पर्वत, सी है ध्रुव और डी है नदी। तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा, तो पृथ्वी के ऊपर आकाश। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मकान का छत से, तो मकान ये है, मकान के ऊपर छत होता है, तो पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, आकाश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, यानी दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, दी गई आकृति को ध्यान से देखें और उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पर देखिए ये आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक पॉइंट भी है। अब आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कि यहाँ पर यही वाला सेम किस ऑप्शन में दिख रहा है जो यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन में, तो बी और डी तो नहीं होगा, सी में आपका ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो सी भी नहीं होगा, ए हो सकता है। लेकिन ए में भी आपका थोड़ा सा कमी दिया हुआ है। ए में आपका केवल इस तरह से बनाया हुआ है, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये जो लाइन है ए में नहीं दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, लेकिन यह लाइन यहाँ पे भूल गया है। जैसा फिगर दिया इस हिसाब से तो कोई भी नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका, अगर ये लाइन होता तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होता। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन भी नहीं दिया है। तो इसकी तरह अगर आपको सेम देखना है तो चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। अगर आप टिक करना चाहें तो ए को कर सकते हैं अगर यहाँ पर ये होता तो। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द वंडरफुल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको चेक करना है, FUEL, तो FUEL वंडरफुल शब्द में है कि नहीं है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट देख लीजिए, FUEL ये अल्फ़ाबेट है, इसमें ये बनाया जा सकता है। बी देख लीजिए FOUND, तो FOUND ये भी है। DAWN ए नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं बनाया सकता। ए अल्फ़ाबेट इसमें नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए ए कहीं नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें यह दर्शाया गया है कि यदि दिए गए कागज़ के पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो यह शीट कैसी दिखाई देगी। मतलब यहाँ पे जो फिगर बनाया गया है इसमें जो बिंदुदार लाइन आपको दी गई है इससे इसको मोड़ा जाता है तो ये कैसा दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो जब आप इसको इधर मोड़ेंगे तो ये वाला जो फिगर है ये इधर आ जाएगा, यानी कि यह लाइन आपकी यहाँ पे आ जाएगी और ये लाइन इसके ऊपर ही रहेगी। ये वाला जो भाग है ये इधर आ जाएगा। इधर कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये लगभग यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो इस तरह का फिगर आपका कहाँ पे बना हुआ है ये देख लीजिए। तो इस तरह का फिगर आपका ऑप्शन नंबर केवल ए में ही दिख रहा है, बाकी और किसी में नहीं दिख रहा है। तो
तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया, यानी पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ए में ही दिख रहा है, ध्यान से देखिए, कहीं और नहीं दिख रहा है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच दो पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं। दो पंक्ति हम बना लेते हैं यहाँ पे, एक ये हो गई और एक ये हो गई। दो पंक्ति हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये 4 लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह रहा है कि एक दूसरे की तरफ मुँह करके बैठे हैं, केवल कह रहा है बैठे हैं। तो 8 व्यक्ति दो पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए, पहला कह रहा है ए एच के बगल में सामने की पंक्ति में बैठा है। तो ए एच के बगल में सामने की पंक्ति में बैठा है, मतलब यहाँ पर ए जो है वो एच के बगल में कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन यह ध्यान देना आपको कि ए और एच दोनों साथ में ही आएंगे, क्योंकि ए एच के बगल में ही है। तो अगर यहाँ पर बैठेगा तो ये दोनों यहाँ पर साथ में बैठ सकते हैं, यहाँ पर साथ में बैठ सकते हैं, या यहाँ पर साथ में बैठ सकते हैं। अभी स्थान क्लियर नहीं है। आगे देखिए, दूसरा कह रहा है यफ ठीक सी और बी के बीच में बैठा है। यफ जो है वो सी और बी के बीच में बैठा है, तो यफ को हमको सी और बी के बीच में बैठाना है, मतलब 3 स्पेस हमको लगातार चाहिए। अगर इसको हम यहाँ पे बैठा, ये तो निश्चित है कि ऊपर वाली लाइन में बैठेगा, यहाँ पे अगर बैठा दें तो 2 ही स्पेस बचेगा, या यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या 1 बचेगा, इधर बैठाएंगे तो भी 2 ही स्पेस बचेगा, मतलब इसको हमको इस लाइन में बैठाना है। अब यहाँ आप बैठा दीजिए कहीं भी, तो F को बीच में बैठाइए और C और B को यहाँ बैठा दीजिए। यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, F यहाँ हो सकता है, C और B यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकते हैं। अभी आगे जैसा प्रश्न में बताएगा उस हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। तीसरा कह रहा है E जो कि B के सामने बैठा है, किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। E जो है जो B के सामने बैठा है लेकिन किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। अब देखिए, अगर हमने B को यहाँ रखा होता तो ये कोने पे हो जाता, तो यानी कि B यहाँ पे बैठा है तो हमने सही रखा था। अब इसके सामने E बैठा है और E किसी भी कोने पे नहीं है, तो ये क्लियर हो गया, E का स्थान क्लियर होगा। अब इन दोनों का स्थान यहाँ पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ केवल एक ही स्पेस बाकी है, तो यहाँ पे हमको A और H को बैठा देना है, यानी कि A और H यहाँ पे बैठेंगे। अभी इसमें H इधर रहेगा कि A इधर रहेगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि यहाँ A और H बैठेंगे। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है D पिछली पंक्ति के दाहिने कोने में बैठा है। दाहिने कोने में बैठा है तो D जो है पिछली पंक्ति में, यानी कि यहाँ पर D बैठा है दाहिने कोने में, ये दायां हो गया, दाहिने कोने में D बैठा हुआ है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि H एक कोने में बैठा है, H एक कोने में बैठा, मतलब कि H यहाँ पे कोने में बैठा होगा, तो H को इधर कर दीजिए और A को इधर कर दिए। अब इन सब का स्थान क्लियर होगा कि कौन कहाँ पे बैठेगा। एक जो बचा है वो यहाँ पे बैठ जाएगा। कह रहा है कि यदि H एक कोने में बैठा हो तो F के सामने कौन बैठा है। तो F के सामने हमसे पूछा जा रहा है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं, F के सामने कौन है, A बैठा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। यहाँ कौन बैठा है इसमें हमको अपना समय नष्ट नहीं करना है, हमको जो पूछ रहा है वो हमारा उत्तर यहाँ से मिल जा रहा है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुज बढ़ई को निरूपित करता है। जो त्रिभुज है ये बढ़ई को निरूपित कर रहा है, ये बढ़ई हो गए। आगे कह रहा है वृत्त लोहारों को निरूपित करता है। वृत्त जो है ये लोहारों को निरूपित कर रहा है। और आयत क्या करता है, आयत मछुआरों को निरूपित कर रहा है। ये आयत जो है ये मछुआरों को निरूपित कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कितने लोग बढ़ई नहीं हैं, कितने लोग बढ़ई नहीं हैं, यानी कि इस त्रिभुज के अंतर्गत जो आ रहे हैं उनको आपको नहीं काउंट करना है, बाकी सबको काउंट कर लेना है। तो त्रिभुज के अंतर्गत ये सभी आ रहे हैं, इनको नहीं काउंट करना है। 5 4 9 और 1 10, इतने लोग बढ़ई नहीं हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 7वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई प्रश्न आकृति में अंतः स्थापित है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें अंतर्निहित है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, ये वाली आकृति यहाँ से जो ये इस तरह से है, और उसके बाद आपका ये वाली आकृति है, ये पूरा है और ये पूरा है, और यहाँ से ये है, ये आकृति आपको दिख रही है। बस यहाँ पे क्या है,
ये उल्टा दिया हुआ, इसको जब आप उल्टेंगे यानी कि इस साइड में करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी की तरह वो दिख रहा है, यानी कि डी इसमें अंतर्निहित है। यहाँ पे आपको ये नहीं दिया हुआ है कि उलटना नहीं है। अगर आपको ऐसा लिखा होता कि उलटना नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होता, लेकिन यहाँ प्रश्न में आपको लिखा नहीं है कि उलटना नहीं है। तो अगर आप इसको उल्टेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी आपका दिया हुआ है, तो यही आकृति आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वें प्रश्न में आपको मिरर इमेज बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मिरर इमेज बताना है तो ये जब इधर आएगा तो ये वाली आकृति किस तरह हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी। यहाँ ये आपकी आकृति इस तरह से हो जाएगी और ये इस तरह से हो गया। ये वाली आकृति आपकी यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी। अब देखिए, ये तो बॉक्स चौकोर है, यहाँ चौकोर ही रहेगा। अब ये निशान देखिए, ये कोना वाला जो है, त्रिभुज का जो कोण है वो इस साइड में है, तो यहाँ पर इस साइड में हो जाएगा। इसको देख लीजिए, यहाँ पे ये फिगर आपका इधर है और ये फिगर इधर है, मिरर के नज़दीक है। तो जो मिरर के नज़दीक है तो ये इधर आएगा तो इधर हो जाएगा। और ये क्या है, ये मिरर के दूर है तो यहाँ पर भी दूर ही रहेगा। तो ये फिगर आप देख लीजिए कि कहाँ पर बन रहा है। ये फिगर आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका ये त्रिभुज और इसको थोड़ा सा घुमा दिया है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका, तो बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट होगा। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आपको मिरर इमेज में केवल ध्यान ये देना है कि जो नज़दीक पार्ट है वो नज़दीक रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला लाइन नज़दीक है तो यहाँ नज़दीक हो गया, यहाँ ये लाइन नज़दीक है तो नज़दीक हो गया। इधर ये त्रिभुज इधर मिरर की तरफ है तो यहाँ पर भी मिरर की तरफ ही रहेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ सी, डब्ल्यू और ई और यू दिया हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए, सी 3 होता है, डब्ल्यू 23 होता है और ई आपका कितना होता है, ई होता है 5, यू होता है 21। तो यहाँ देखिए, 3 के बाद क्या, 3 और प्लस में 2 5, और यहाँ पे क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। तो यहाँ पे फिर क्या करेगा, +2 करेगा। तो 5 और 2 कितना हो जाता है, 7। 7 किसका होता है, 7 जी का होता है। तो यहाँ पे जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 10वें प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। कोड आपको याद होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित जो हमने वीडियो आपको इससे पहले दिया हुआ है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से कोडिंग डिकोडिंग कैसे आपको याद करना है उसकी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच 2 पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर 2 पंक्ति बना लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर भी नहीं कहा है आपसे कि आमने सामने बैठे हैं, ऐसा नहीं कह रहा है, बस केवल बैठे हैं 2 पंक्तियों में। पहला कह रहा है ए एच के बगल में सामने की पंक्ति में बैठा है। तो सामने की पंक्ति में ए एच के बगल में, अभी जो इससे पहले हमने प्रश्न कराया उसी तरह से अभी है। तो ए एच के बगल में बैठेगा, यहाँ भी बैठ सकता है दोनों, या दोनों यहाँ भी बैठ सकते हैं, दोनों यहाँ भी बैठ सकते हैं। आगे कह रहा है एफ ठीक सी और बी के बीच में बैठ सकता है। तो सेम वही उसी तरह से प्रश्न है। तो एफ सी और बी के बीच में बैठेगा, एफ को यहाँ पर सी और बी के बीच में हम बैठा देते हैं। बी को यहाँ भी कर सकते हैं, सी को यहाँ भी कर सकते हैं, या इन तीनों को यहाँ 3 लाइन से बैठा सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ई जो कि बी के सामने बैठा है किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। तो ई बी के सामने बैठा है, यहाँ पे किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। अब ए और एच को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। आगे कह रहा है डी पिछली पंक्ति के दाहिने कोने पर बैठा है। तो डी जो है वो पिछली पंक्ति के दाहिने कोने पर बैठा है, तो डी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि सामने की पंक्ति के दाहिने कोने पर कौन बैठा है। तो सामने की पंक्ति के दाहिने कोने पर, सामने की पंक्ति यहाँ कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो कौन बच रहा है, तो ए बी सी डी ई एफ जी बच रहा है। तो यहाँ पे आपका जी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है निम्न अक्षर समूह में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो यहाँ देख लीजिए, आपको कोडिंग आना चाहिए। यम का होता है 13, 14 और यल का कितना होता है, यल का होता है 12, के का कितना होता है 11 और
P का होता है 16 और J का होता है 10। यहाँ I का होता है 9 और R का होता है 18 और H का होता है 8। तो अब यहाँ देख लीजिए 13 के बाद क्या हो रहा है 11, 14 के बाद क्या हो रहा है 16 और 12 के बाद क्या हो रहा है 10। यानी कि यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है और यहाँ पर -2 हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर करना है। यहाँ भी देख लीजिए 11 से 9 हो गया -2, उसके बाद 16 से 18 +2, 10 से 8 -2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 9 से क्या करना है -2 करना है, यानी कि 7 किसका होता है G का होता है। तो स्मॉल है तो स्मॉल G कर लीजिए। और उसके बाद 18 में 2 और ऐड करना है 20, यानी कि T हो गया। और 8 में 2 घटाना है तो कितना हो जाएगा 6 किसका होता है F का। तो F हो गया। GTF यही आपका राइट आंसर होगा। GTF ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। कोड याद होना बहुत ही ज़रूरी है कोडिंग डिकोडिंग में। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें संख्या एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्न संख्या युग्म की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ देखिए 144 अनुपात 168 है। जो रिलेशन इसमें बन रहा है वही रिलेशन आपको इन चारों ऑप्शन में से देखना है किस में बन रहा है। तो यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा ध्यान से, ये आपका 12 का वर्ग है। 12 का वर्ग कितना होता है 144 और यहाँ पे ये कितना दे रहा है, ये 13 के वर्ग से एक कम है। तो 12 के आगे क्या होता है एक संख्या 13 होती है और 13 का वर्ग 169 होता है, जिसमें से एक माइनस कर दिया है। सेम यही कंडीशन आपको इन चारों में से देखना है। तो यहाँ देखिए 8 का वर्ग 8 8 64 और 9 का वर्ग 9 9 81, यहाँ +1 कर दिया है जबकि हमको -1 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 13 का वर्ग है और 14 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पर देखिए 159 दिया हुआ है। 14 का वर्ग 159 नहीं होता है, 196 होता है। तो आपका ये भी नहीं होगा। 196 में आपका एक कम होना चाहिए, तो यह भी आपका नहीं होगा। यहाँ देखिए 121 ये आपका 11 का वर्ग है और 11 के आगे 12 आता है। 12 का वर्ग 144, उसमें से एक माइनस किया है तो कितना हो गया 143। मतलब यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका 13वें प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पर आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर है आपका 13 का वर्ग दिया हुआ है। 13 से आगे क्या होता है 14 और 14 का वर्ग कितना होता है 196 और 196 यहाँ पे नहीं, 100 कितना लिखा हुआ है 159। तो ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। अब आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है 4 संख्या त्रिक दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत है। उस संख्या त्रिक का चयन करें जो असंगत है। तो यहाँ देख लीजिए कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो अगर अंतर आप निकालते हैं तो अंतर यहाँ पे नहीं होगा बराबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए कर क्या रहा है, यहाँ पर इसको ऐड कर रहा है। इन दोनों जो अंक है इसको ऐड कर दे रहा है। कितना आ रहा है 3 और 1 4 और उसके बाद इसका वर्ग यहाँ पे लिख रहा है 4 चौके 16। फिर इन दोनों को ऐड कर रहा है अंकों को, तो 4 जो 6 आ रहा है और इसका वर्ग आपका यहाँ पे लिख रहा है, तो 6 चौक 36 हो गया, 6 छंग 36। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कीजिए। यहाँ देखिए 8 और 1 9, तो 9 9 81 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे आगे देख लीजिए 2 और 1 3, इनको ऐड करेंगे 3 और 3 का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है 9, 4 3 7, 7 का वर्ग कितना हुआ है यहाँ पे 7 7 49, यानी कि यह भी इसी की तरह मिल रहा है। और एक और चेक करिए, ये तो अलग हो गया था। यहाँ पर देखिए 4 और 1 5, 5 5 25 और 7 2 9, 9 9 81, मतलब ये तीनों एक तरह हैं और ये आपका अलग है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। यहाँ पे आपको जो असंगत है वही आपको पहचानना है, तो ये आपका असंगत है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप टिक इसको नहीं करते तब भी आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि ये दोनों समान हो गए तो एक ही, केवल आप चारों ऑप्शन में से केवल एक ही डिफरेंट रहेगा, तो इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, अपना थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित भाषा में यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, तो प्लस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ भागा हो, गुणा का अर्थ भागा हो, भागा का अर्थ घटाना हो, भागा का अर्थ घटाना हो और घटाना का अर्थ जोड़ हो, तो आपको यहाँ पे बाडमास का नियम प्रयुक्त करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप भाग देंगे इसका, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका कितना आ गया 2 आ गया, 3 दूनी 6। यहाँ पे आपका 18 माइनस 2, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 और चौक 20, ये गुणा है 5 चौक 20 और यहाँ प्लस है तो 20 हो गया प्लस। तो 20 में से आप इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 18 आ गया और 18 और 18 कितना आ गया 36। तो टोटल आपको कितना आ गया, यहाँ आंसर प्राप्त हो गया
36 प्राप्त हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 15वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट है, 36 आंसर आपका राइट होगा। आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो अंतर सबसे पहले निकाल लीजिए। 15 और 6, 15 6 21, 21 और 3 24, 24 और 6 30। तो यहाँ देखिए 6 3 6 फिर 3, तो 30 के बाद कितना आ जाएगा? 30 और 3 33। तो यहाँ पे आपका 33 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट है। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है रेणुका अपनी बेटियों के लिए कुछ चॉकलेट खरीदती है, वह उन्हें मेज पर रखती है और अपने डॉक्टर से मिलने के लिए बाहर जाती है। फिर आयुषी घर आती है, वह चॉकलेट का 1/3 हिस्सा लेकर अपने दोस्त के घर जाती है। फिर साधना आती है, वह यह सोचती है कि वह सबसे पहले घर आई है, वह शेष चॉकलेट का 1/3 हिस्सा लेती है और बाहर चली जाती है। आखिर में तान्या घर आती है, यह सोचकर कि वह सबसे पहले घर आई है, वह शेष चॉकलेट का 1/3 हिस्सा लेती है। जब रेणुका वापस आती है तो वह मेज पर 24 चॉकलेट पड़ी देखती है। वह उन्हें अपनी बेटियों के बीच वितरित करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को एक समान हिस्सा मिले। आखिर में रेणुका साधना को कितनी चॉकलेट देती है? तो टोटल जो चॉकलेट बची हुई हैं बाद में वो 24 बची हुई हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं टोटल चॉकलेट की संख्या x है। यहाँ पे x हम चॉकलेट की संख्या मान लेते हैं। अब कह रहा है पहले कौन आया? पहले आयुषी आई और 1/3 भाग ले लिया। तो आयुषी ने कितना लिया? आयुषी ने 1/3 यानी कि x/3 भाग ले लिया। बचा कितना? तो x में से हम x/3 हम शेष यहाँ निकाल लेते हैं। शेष कितना बचेगा? तो x - x/3 बराबर 2x/3, ये भाग शेष बच गया। अब नेक्स्ट कौन आता है? नेक्स्ट आती है साधना। तो साधना जब आएगी तो इसने इसका 1/3 हिस्सा ले लिया, यानी कि यहाँ पर 3 त्रिक 9 हो गया, यानी 2/3 इंटू 1/3 करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा नीचे। अब इसका शेष भाग कितना बचा? यहाँ पर शेष निकाल लीजिए। तो यहाँ हो गया 2x/3 माइनस 2x/9। इतना तो उसने ले लिया ना, इतना था, इसमें से हम 2x/9 को घटा देते हैं। तो यहाँ जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 6x और माइनस ये हो गया आपका 2x, यानी यहाँ कितना बचा आपका? 4x/9, ये बच गया। अब लास्ट में कौन आता है? लास्ट में तान्या आती है। लास्ट में तान्या आती है और इसका 1/3 भाग ले लेती है, यानी कि 4x/9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 हो गया इतना। अब शेष जो बचता है वो किसके बराबर बचता है? वो 24 के बराबर बचता है। तो शेष यहाँ से निकाल लीजिए। शेष आपका हो गया तो 4x/9 माइनस 4x 27, एलसीएम ले लीजिए, 27 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 × 12 और माइनस 4x, यहाँ हो गया 8x/27। ये इतना बच रहा है और ये किसके बराबर है? ये आपका 24 के बराबर, चूँकि लास्ट में 24 चॉकलेट बचा हुआ मेज पर रेणुका पाती है। अब यहाँ 8 × 24 और 27 × 81, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 81। x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर आ गया 81, यानी कि टोटल जो चॉकलेट था वो कितना था? 81 चॉकलेट था। आपको निकालना क्या है? यहाँ कह रहा है आखिर में रेणुका साधना को कितनी चॉकलेट देती है? तो साधना ने कितना चॉकलेट लिया था? इतना चॉकलेट लिया था, यानी कि यहाँ x का वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो साधना का यहाँ पर निकाल लीजिए, यहीं पर हम निकाल लेते हैं नीचे 2x/9। तो 2x मतलब 2 × 81/9, तो 9 बार में कट गया, 9 दूनी 18। तो साधना ने टोटल 18 लिया था। 18 लिया था और हमको क्या करना है? जो 24 चॉकलेट बचे हैं उनको बराबर बराबर बांटना है। किसमें? इन तीनों में, कि इन तीनों का बराबर हिस्सा होता है। तो 81 में अगर हम 3 से भाग दे देते हैं तो कितना आता है? 81 में अगर हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि हमको बराबर टोटल टॉफ़ी कितनी है? 81 है और बराबर बराबर सभी में बांटना है। तो 81 में अगर 3 से भाग देंगे तो 27 आ जाएगा। 27 मिलना चाहिए, इसमें से इसको कितना पहले से मिल गया है? 18 ले लिया है। तो अब कितना इनको चाहिए? तो 9 और चाहिए, यानी कि +9 इनको और देना पड़ेगा। हमसे यही पूछा जा रहा है कि साधना को कितनी चॉकलेट देती है? तो साधना को 9 चॉकलेट देती है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है।
तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। यहाँ हमको क्या करना है, हमको टोटल चॉकलेट निकाल लेना है। अब हमसे कह रही है कि जो लास्ट में बचा हुआ है उसमें से साधना को कितना दे कि सभी को बराबर मिले। तो सभी को बराबर तब मिलेगा जब ये टोटल 81 है, इसका हम 3 से 3 लोग हैं, 3 से भाग देंगे 27 सबको मिलना चाहिए। इसमें से इसने पहले से ही 18 ले लिया है और 27 मिलना चाहिए, तो इनको 9 और मिलना चाहिए, तो 27 हो जाएगा इनका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। सांप अनुपाते रेंगना, तो घोड़ा अनुपाते क्या होगा? तो सांप रेंगता है, घोड़ा क्या करता है? घोड़ा सर पर दौड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है आपको, यहाँ पे आसानी से उत्तर इसका आप दे सकते हैं। आइए 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में यदि जनवरी का कोड 4 दिया गया है, जुलाई का कोड 3 दिया गया है और सितंबर का कोड 6 दिया गया है, तो दिसंबर का कोड आपको बताना है। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, 4 यहाँ पे कैसे आएगा? अगर सबकी कोडिंग करेंगे तो 4 नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि कोडिंग तो नहीं कर रहा है। अब यहाँ देख लीजिए वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल देख लीजिए ए ई आई ओ यू, तो ए यू और ए 3 ही हो रहा है, यहाँ 4 लिखा है। कॉन्सोनेंट देख लीजिए तो 1 2 और 3 और 4 कॉन्सोनेंट है, यहाँ 4 है, यानी कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट को काउंट करके लिखा हुआ है। यहाँ देख लीजिए कितना कॉन्सोनेंट है, तो 1 2 3 है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब आइए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। पहला कथन कह रहा है कुछ विश्वविद्यालय कॉलेज हैं, तो कुछ विश्वविद्यालय जो हैं ये कॉलेज हैं, ये कॉलेज हो गए और ये विश्वविद्यालय हो गए। आगे कह रहा है कोई भी विद्यालय विभाग नहीं है, तो विद्यालय तो भी यहाँ दिख नहीं रहा। आगे पढ़ते हैं सभी विश्वविद्यालय विद्यालय हैं, तो सभी जो विश्वविद्यालय हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये विद्यालय हो गया। अब आपसे दूसरा देखिए क्या कह रहा था, कोई भी विद्यालय विभाग नहीं है, तो कोई भी ये विद्यालय है ये विभाग नहीं है, ये विभाग बना लीजिए और विभाग नहीं है क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष, सभी कॉलेज विश्वविद्यालय हैं, सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय यहाँ पे है, तो सभी कॉलेज विश्वविद्यालय हैं नहीं है, मतलब कि ए आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बी को देखते हैं, बी क्या कह रहा है कुछ विश्वविद्यालय विभाग हैं, तो विभाग यहाँ है, विश्वविद्यालय यहाँ है, ये क्रॉस पहले से किया हुआ है, मतलब कि यह भी आपका नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहा है कुछ विद्यालय कॉलेज हैं, कुछ विद्यालय आपका यहाँ से यहाँ तक का है और कॉलेज ये है, तो कुछ विद्यालय कॉलेज हैं, तीसरा आपका राइट हो जाएगा, यानी कि तीसरा आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका 20वें प्रश्न का राइट है। 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्नों को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।